गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल, मैसूर, पंजाब में क्या तो अंग्रेज़ों का विस्तार। यानी इससे पहले हम लोगों ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, फिर मिडिएवल एज और यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन देख चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे बंगाल में विस्तार, यानी बंगाल के नवाब वर्सेज अंग्रेज, मैसूर यानी टीपू सुल्तान वर्सेज अंग्रेज, एंड पंजाब यानी महाराजा रणजीत सिंह वर्सेज टीपू अंग्रेज। तो देखते हैं। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? यानी 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुआ था सिराजुद्दौला वर्सेज अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? यह था रॉबर्ट क्लाइव। था क्या? क्लर्क, और क्लर्क बना सेनापति। बक्सर के युद्ध यानी 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? यह ओरिजिनल अगर युद्ध था तो यही था बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने साबित कर दिया कि वह यहाँ के रजवाड़े, यहाँ के सैनिकों से श्रेष्ठ है। तो यह समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व करता थे हेक्टर मुनरो। क्या नाम था इनका? हेक्टर मुनरो। और बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? सॉरी, वैध नहीं, यह होगा द्वैध शासन, यानी ड्यूअल सिस्टम। मतलब जो नवाब थे, नवाब के पास केवल कर्तव्य रह गया था, और जो अधिकार था वो सारा का सारा अधिकार अंग्रेजों के पास, सारा टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार अंग्रेजों के पास, और सजा सुनाने और लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था का अधिकार किसके पास? तो अंग्रेज दे दिए थे बंगाल के नवाब से। अर्थात ये जो कहा जाता है डाकू राज, तो कब से कब चला था? तो 1765 से लेकर 1772 तक। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये हैदराबाद के निजाम थे। क्या नाम था? हैदराबाद के निजाम। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वह वायसराय कौन था? तो ये बात है 1857 की। यानी 1857 के बाद अंग्रेज अब भारत में वायसराय या भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे। नाम था लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? कौन? तो टीपू सुल्तान ने। तो कहाँ होगा? टीपू सुल्तान की राजधानी में। यानी तीसरा में टीपू सुल्तान हार गया था, तो यह अपनी राजधानी में यानी श्रीरंगपट्टनम की संधि किया, जिसके तहत 3 करोड़ रुपया देना था और अपने राज्य का आधा क्षेत्र। और जब तक पैसा न दे दिया टीपू सुल्तान, तब तक अपने 2 बेटों को अंग्रेजों का अधीन छोड़ना पड़ा था। राज्य हड़प यानी हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया? तो यह डलहौजी। और जिसका परिणाम क्या हो गया? 1857 का विद्रोह। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? नाम था इनका गुरु गोविंद सिंह। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। जितने भी भारत का निर्माण कार्य हुआ है, जो आधुनिक भारत का जो मैप देखते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश को इंक्लूड कर देंगे, तो सब का सब, या रेलवे हो या कोई भी काम हो, सब किसने किया था? तो डलहौजी का ही देन था। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? गुरु अर्जुन देव। सिखों के सैन्य संप्रदाय यानी खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित होता है? तो यह लॉर्ड क्लाइव द्वारा, यानी प्लासी का युद्ध। सिख गुरुओं का सही क्रम बताइए। सबसे पहले गुरु नानक देव, और ये कितने होंगे? कुल 10। लेकिन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अमरदास, फिर रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। सुगौली की संधि जो 1816 में हुई थी, वह किनके बीच संपन्न हुई? तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। और भारत को क्या मिला? तो भारत को जो जितने भी आज भारत में पहाड़ी शहर है, जैसे मसूरी, नैनीताल, देहरादून, दार्जिलिंग, कुमायूं, डलहौजी, सब क्या है? तो सब के सब पहले नेपाल का था, वह भारत के नियंत्रण में आ गया। और नेपाल को क्या मिला कि नेपाल का जो गोरखा रेजिमेंट है,
जो आज भारत की सेना में, इंग्लैंड की सेना में, पूरी दुनिया में नाम कमाता है, वो इसके समझौते के कारण यह नेपालों का प्रिय बन गया। यानी कि अंग्रेजों ने इसको क्या कहा, लड़ाकू जात घोषित कर दिया और सेना में बड़ी मात्रा में बहाली की। और साथ ही इंग्लैंड कभी भी नेपाल पर आक्रमण न किया, क्योंकि दोनों में मैत्रीतापूर्ण संबंध हो गए और दोनों का सहअस्तित्व बना रहा। यानी कहा जाए कि नेपाल कभी गुलाम न हुआ। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में आए थे, तो झांसी, नागपुर, सतारा, बघाट, बहुत सारे राज्य थे। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर का नाम बताइए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। वोडियार कहाँ के शासक थे, तो ये मैसूर रियासत के शासक थे। कौन, तो वोडियार वंश। टीपू सुल्तान की राजधानी तो श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, कब, जब यह प्लासी का युद्ध जीत गया, यानी 1758 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल। और द्वंद्व शासन नीति को किसने समाप्त किया, तो लॉर्ड क्लाइव के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया, तो मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 में जो हुआ था वह अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था। क्यों? क्योंकि इसमें बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। यानी भारत पर नियंत्रण करने के लिए जो चाबी थी वह अंग्रेजों के हाथ मिल गई, जो बंगाल से होकर ही गुजरती थी। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इससे में उनका उद्देश्य क्या था, बताइए। तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना चाहते थे, यानी कि उनके खिलाफ विद्रोह न हो, जो भी जनता हो वह अंग्रेज फ्रेंडली हो। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, तो अवध के। और आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, नाम है गुरु अर्जुन देव। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, तो 1835 के मैकाले मिनट से। भारत के वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे, तो सब लॉर्ड कैनिंग के काल में, यानी 1856 से आगे के। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया, लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, तो अवध यानी लखनऊ, तो यह था सादत खां। क्या नाम था, सादत खां, या उनका नाम क्या था ओरिजिनल, बुरहान उल मुल्क। नाम सादत खां और उपाधि बुरहान उल मुल्क। किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होते हैं, तो शाह आलम मुगल राजा बादशाह, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के भागे हुए नवाब यानी मीर कासिम। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था, तो अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था, हेस्टिंग्स। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण, तो अंग्रेजों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया था। काल कोठरी घटना यानी उसको ब्लैक होल कहते हैं हम लोग, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाते हैं और जिसके कारण यानी 146 लोगों को एक रूम में बंद कर दिया, जिससे 123 लोग की मृत्यु हो जाती है। तो यह घटना कहाँ की थी, तो कलकत्ता की। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 के तक के कंपनी के राज्य को यानी द्वंद्व शासन के काल को डाकुओं का राज्य कहा था, तो के.एम. पनिक्कर ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुआ था के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया, तो मोहम्मद रजा खां को और बिहार का सिताब राय को। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह सूजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, किसने, तो ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था उसका नाम सर आयरकूट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। किस सिख गुरु ने
विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, नाम था उनका अर्जुन देव। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध है जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, वह युद्ध था 1764 का बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने, तो लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो इसका नाम था मिसल का शुक्र चकिया मिसल। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैसूर को थोड़ी लिया था, सॉरी, हाँ हो सकता है मैसूर को ले लिया था, सही, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, तो मीर कासिम। किसकी समाधि किसका है, तो नांदेड़ यानी गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, यानी नांदेड़ में एक कोई सिख होंगे उनका गुरुद्वारा है, और वो क्यों, क्योंकि वहाँ पर उनकी समाधि है, नाम गुरु गोविंद सिंह यानी महाराष्ट्र में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम सेकेंड। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए, तो चौथे एंगल मैसूर वार में 1799। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी, तो सिराजुद्दौला के काल में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया, तो प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम है किसका, तो तमिलनाडु में एक नगर है जहाँ पर क्या हुआ, तो हथियारों की फैक्ट्री बनाई गई थी, किसके द्वारा, तो टीपू सुल्तान के द्वारा। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया, वारेन हेस्टिंग्स। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए, तो वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट यानी 1784 में पास हुआ था, तो यह वारेन हेस्टिंग्स के समय। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, तो टीपू सुल्तान। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके काल में हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठगों के दमन से संबंध कौन था, तो गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और किसने किया इनका दमन, तो कर्नल सलीमैन ने। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था, तो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से। बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहादार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था, तो जुल्फिकार खां के सहायता से। फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना, सैयद बंधुओं के सहयोग से। निरिप निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो सैयद बंधु। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता से बेदखल कर दिया और उसकी हत्या कर दी, तो फर्रुख सियर की। पहले आंख फोड़ा और फिर हत्या कर दिया। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ, यानी मोहम्मद शाह रंगीला के समय। किस मुगल बादशाह का नाम यानी उसका ओरिजिनल मूल नाम रोशन अख्तर था, तो मोहम्मद शाह रंगीला। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फारुखाबाद किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हो गए, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, तो वह है नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय हुआ, तो शाह आलम II के समय। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था, शाह आलम II। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीब दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ, तो शाह आलम II की बात हो रही है। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया, यह शेर विख्यात है, कितना है उसका एक शेर था क्या, कि कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में, यानी कि उसके अपने देश में उसको 2 गज जमीन भी न मिला। तो कौन, तो बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह II।
अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम II। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो चूड़ामन यानी कि चूड़ामणि ने। किसने या किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को। मुर्शीद कुली खां को बंगाल में कब 1717 में तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? तो फारूक सियर से। ये फॉर्मर फारूक सियर। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? तो मुर्शीद कुली जफर खां या मुर्शीद कुली खां कहिए। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के शासक मुर्शीद कुली खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? मुगल बादशाह फारूक सियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्यवस्था, यानी जो फारूक सियर द्वारा जो फरमान था, इस आधार पर अंग्रेज भी अब अपना हक जमाने लगे थे। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि छेड़ा न जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले सकती हैं? कौन था? तो अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला का नाना। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है। तो यह अलवर्दी खां का कथन है। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता था, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? यानी वह कहा कि चाहे तो निकाल देगा, निकालेगा तो समुद्र में आग लग जाएगी, यानी समुद्र पर नियंत्रण तो अंग्रेजों का था ही, अतः वो लोग व्यापार कैसे करेंगे? तो अलवर्दी खां के अनुसार। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि कि तीनों यानी अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उनका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। तो अलवर्दी खां का ही यह भी कथन है। बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम II से क्लाइव को साबत जंग यानी युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें तो है 24 परगना यानी कलकत्ता का क्षेत्र था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी को क्यों बनाई? कारण है वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बच सके। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा? क्या लिखा? कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं और मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। किसने कहा था? तो मीर कासिम ने कहा था। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों व चुंगियों को खत्म कर दिया? यह एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था। किसने किया? तो मीर जाफर ने किया था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो 16 अगस्त 1765 को हुई थी, किनके बीच हुआ? तो शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच। शुजाउद्दौला कौन था? तो अवध का नवाब। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो मीर जाफर को। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी फैंटम के रूप में उल्लेखित किया है? किसको? तो मुबारकुद्दौला को। कर्नल मालसन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो। लूटी और यह कि वह सोने की एक थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो मीर जाफर के लिए। यानी मीर जाफर को जितना चाहो उतना ब्लैकमेल करो, वह पैसा देगा।
किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? कौन? तो हैदर अली। यह कहाँ का? तो मैसूर से संबंधित है। किसने घोषणा कर रखी थी कि अंग्रेजों को पहले तो आरकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो किसका सपना था जो कभी पूरा न हुआ? तो हैदर अली का। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध। और द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि जो 1784 में हुई, इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था? तो उस समय थे गवर्नर लॉर्ड मैकेडीने। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुष्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में कौन कौन शामिल थे? तो उसके बगल के सारे क्षेत्र, यानी केरल के साइड से त्रावणकोर के राजा, निजाम यानी हैदराबाद के निजाम, मराठा और अंग्रेज। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? कौन? तो टीपू सुल्तान। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? तो टीपू सुल्तान ने। और हाल ही में इमरान खान ने भी पाकिस्तान के संसद में बोला था। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया कि एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो अर्जुन देव। किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे न दाद, यानी मैं सिर कटवा लिए, मैंने सिर कटवाया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? किसने कहा था? तो गुरु तेग बहादुर ने। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा के कहा जाता है? तो नाम था इनका तेग बहादुर। और किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ यानी कि लौहगढ़ नामक एक मजबूत किला बनवाया था? किसने बनवाया? बंदा बहादुर। और किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? तो फारूक सियर के समय की यह घटना है। सैनिक संगठन यानी खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो कपूर सिंह। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो लाहौर। और रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? तो अमृतसर विजय अभियान के समय। रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर यानी पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर यानी पंजाब की धार्मिक राजधानी छीन लिया? तो भंगी मिसल से। रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि जो 1809 में हुई थी में किस नदी के दोनों ओर के क्षेत्र, यानी नदी है एक तरफ मान लिया जाएगा कि अंग्रेज का क्षेत्र है और एक तरफ किसका? तो महाराणा रंजीत सिंह का। तो नदी कौन था? सतलज नदी। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रंजीत सिंह। प्रथम अंगल सिख युद्ध जो 1845 से 46 ईस्वी एवं द्वितीय अंगल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? तो दिलीप सिंह। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया? तो उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड एलन बरो। और सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? किसने कहा था? लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था? तो डुप्ले या फ्रांसिस था। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का कौन गवर्नर? लॉर्ड वेलेजली ने। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड डलहौजी था। और पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। राज्य अपहरण नीति के बारे में कौन सा एक सही है? देखिए, इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया। यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ तो वह अवैध हो जाएगा, यानी ब्रिटिश अधिकारी की अनुमति के बिना कोई अब गोद न ले सकता था। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जो 1769 में हुआ था, इसमें कौन विजय हुआ? हैदर अली। संधि कहाँ का होगा? तो मद्रास का संधि। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजू दौला। तो आज हम लोग क्या देखें? तो हम लोगों ने देखा भी कि बंगाल, मैसूर और पंजाब में आदि क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार।
अगली बार इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।